हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नबार्ड ने किसने नबार्ड ने 2005-6 में सूक्ष्म वित्तीय को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था। यानी नबार्ड को कौन सा एक बाहरी एजेंसी है, बाहरी संस्था है जिसने सूक्ष्म वित्तीय यानी माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था। तो सबसे पहले नबार्ड बताओ, नबार्ड का फॉर्मेशन कब होता है? नबार्ड का फॉर्मेशन होता है 12 जुलाई 1982। ठीक है, कौन सी कमेटी ने नबार्ड को रिकमेंड किया था? तो सिरोमन कमेटी। ठीक है, सिरोमन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई नबार्ड जैसी एक एजेंसी होनी चाहिए। और नबार्ड जैसी एजेंसी यानी नबार्ड में होगा क्या पर्सपेक्टिव? तो नबार्ड का काम क्या होगा? नबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो फॉर्मेशन होता है 12 जुलाई 1982। इसका मेन मोटिव क्या है कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उनको सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियली, जैसे मान लीजिए कि रूरल एरिया में फाइनेंस को लेकर फाइनेंस प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ पर आएगा? नबार्ड के पास। अब नबार्ड क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कितना पैसा आपको किसके लिए एलोकेट करना है। ठीक है, तो नबार्ड का ये मेन काम है। अब नबार्ड के बारे में कौन सी कमेटी थी? तो सिरोमन कमेटी। ठीक है, क्लियर? तो नबार्ड के बारे में आपको इतना चीज याद रखना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नबार्ड को किसने सहयोग किया था, यानी किसने सहयोग किया? माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे लेवल पे फाइनेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, 2005-6 में। तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहला ऑप्शन है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। अब IMF की बात की जाएगी, तो एक यहाँ पे लिख लें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फॉर्म कब बनता है? 1945। इसके अभी हेड कौन है यानी चेयरमैन, या बोल सकते हो तो क्रिस्टलोनिया जॉर्जिया। ठीक है, ये कहाँ की है? तो बुल्गारिया की, और ये इनका सेकंड टर्म है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का? तो IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ठीक है, IMF का काम क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैक्रो लेवल पे काम करता है। मैक्रो लेवल यानी जैसे मान लो कि कोई कंट्री है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गई, फाइनेंशियल इश्यूज में आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम आ गया, तो उनको बचाने के लिए IMF इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो कंट्री क्या हो, वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको वो ठीक कर सके। ठीक है, तो ये मेन काम होता है IMF का। लेकिन नेक्स्ट हमारा कह रहा है IBRD किसका पार्ट है? तो ये आपका WB का पार्ट है। किसका पार्ट है? WB यानी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब होता है? 1944 में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो अजय बांका साहब। ठीक है, अजय बांका। ठीक है, इतना चीज याद है। तो और नेक्स्ट है कि आपका स्विस एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसके लिए काम करता है? तो मैक्रो चीजों के लिए, मैक्रो के लिए। ये माइक्रो पूछ रहा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, ये भी किसके लिए काम करता है? तो मैक्रो चीजों के लिए। ठीक है, किसके लिए? मैक्रो चीजों के लिए। ठीक है, और जो स्विस एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विस कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है, तो ये आपका राइट आंसर है। यही 2005-6 में नबार्ड को माइक्रो फाइनेंशियल के लिए हेल्प किया था। लेकिन एक और ऑप्शन में है नेशनल डेवलपमेंट बैंक।
तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं, एनबीडी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है संघाई में। संघाई कहाँ पर पड़ता है? तो चाइना में। कहाँ पर है? तो चाइना में, ठीक है। इसका भी हेड कौन है? तो दिलेमा रोसेस, ठीक है। ये बेसिकली ब्राजील के कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे, और ये फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। और एनबीडी का फॉर्मेशन कब होता है? तो 2014 में, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। एनबीडी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो संघाई में, और इसके गवर्नर बोल सकते हो तो दिलेमा रोसेस, ठीक है। ये ब्राजील के फीमेल है, ब्राजील के प्रेसिडेंट रह चुकी है, और ये फर्स्ट फीमेल है जो कि आपका एनबीडी के न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के फर्स्ट फीमेल बोल सकते हो प्रेसिडेंट है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। तो आते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा एजेंसी है जिसने नाबार्ड को हेल्प किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल एजेंसी with the NABARD has collaborated to promote a microfinance in 1990. तो राइट आंसर इज स्विस एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्लियर? आईएमएफ के बारे में क्लियर हो गया, वर्ल्ड बैंक के बारे में क्लियर हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्लियर हो गया। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नाबार्ड के बारे में क्लियर है, ठीक है। तो जब भी ये जो भी चीजें आती हैं, नाम आता है, तो आपको क्लियर याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मेशन कब होता है, उसका नाम क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया, क्या उसका उद्देश्य है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य दूसरे उच्चतम साक्षरता दर रखता है, यानी सेकंड। तो पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? केरल, ठीक है, केरला, ठीक है। तो केरल है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दूसरा कौन है। मेघालय है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मिजोरम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तमिलनाडु से आपको क्या क्या याद रखना है? 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, तमिलनाडु इज नॉट ए राइट आंसर, तमिलनाडु राइट आंसर नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से अभी करंट में क्या क्या चीजें चल रही है वो आपको याद रखना है। एक तो पहला ग्लास सी ब्रिज, ये याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है, किससे? तमिलनाडु से रिलेटेड। साथ ही आपको याद रखना है सारा उटिया बर्ड सेंचुरी। ये अभी किस में शामिल हुआ है? तो वेटलैंड में शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु से 3 चीजें याद रखनी है, ग्लास सी ब्रिज याद रखना है, वर्टिकल ब्रिज और साराकोटैया ब्रिज, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तमिलनाडु से ये चीज याद रखनी है। कर्नाटक से क्या क्या याद रखोगे? तो कर्नाटक से क्या क्या याद रखोगे? कर्नाटक से याद रखने वाली 2-3 चीजें आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप ऑफ टैक्सी, फर्स्ट फ्लाइंग प्रोटो टैक्सी, यानी अभी इस पे प्रोजेक्ट चल रहा, अभी मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? एरोस्पेस, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। ये चीज आपको वो एयरपोर्ट का नाम बताना है जो कि एयरफोर्स का ही एयरपोर्ट है, जहां पर एरो स्पेस प्रोग्राम हुआ था। 15th एरो स्पेस हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है। इतना चीज याद रखना। और हमारा जो राइट आंसर होगा वो मिजोरम होगा। राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम से आपको क्या क्या चीजें याद रख सकते हो? तो मिजोरम ऐसा पहला स्टेट है, मिजोरम
ठीक है। मिजोरम आप बोल सकते हो कि 100% लिटरेसी वाला फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है। किसके अकॉर्डिंग? तो नव भारत साक्षरता अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, नव भारत अभियान, ठीक है। नव भारत साक्षरता अभियान कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वाराणसी से, वाराणसी। और इसी के अंडर में आता है उल्लास, एक कार्यक्रम, उल्लास। उसके अकॉर्डिंग मिजोरम क्या हो चुका है? इंडिया का 100% लिटरेसी वाला स्टेट हो चुका है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? ये तो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन हो चुका है? गोवा। तीसरे नंबर पे कौन हो चुका है? तो त्रिपुरा, ठीक है। 3 ऐसे स्टेट हैं जो कि आपके नव भारत साक्षरता अभियान के अकॉर्डिंग यानी उल्लास के अकॉर्डिंग 3 ऐसे राज्य हैं जो कि आपके कंप्लीट लिटरेसी वाले हो चुके हैं। यानी सबसे पहले मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ठीक है। तो क्वेश्चन मिजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है। मिजोरम आपका राइट आंसर है। क्लियर? राइट आंसर क्या है? मिजोरम। क्लियर? तो दो तीन क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन से आपको ये इतना चीज आपको डिटेल में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार योजना खाली स्थान, परिवार योजना खाली स्थान पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। यानी आपसे पूछ रहा है कौन से पंचवर्षीय योजना में परिवार योजना स्टार्ट किया गया था। तो परिवार योजना यानी फैमिली प्लानिंग 1952 में आता है। और ये वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता है जो कि इंडिया लेकर आता है। और इसका मेन टारगेट क्या होता है? मेन टारगेट होता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, सही तरीके से, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ताकि और जो हेल्थ है बच्चों का और माँ का वो सही हो। मतलब मेन है ये नेशनल फैमिली प्लानिंग में लाया गया था, लेकिन 1952 में लाया गया था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1952 में अगर नेशनल प्लानिंग आया था इंडिया का, और ये पहले वर्ल्ड का भी सबसे पहला था, तो बताइए कि 1952 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? 5 ईयर प्लान तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाए हैं। तो कौन सा पहला 5 ईयर प्लान था? तो पहला 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलता है आपका? 1951 से लेकर 55, ठीक है। 1951 से लेकर 55। इस पहले 5 ईयर प्लान को किस नाम से जाना जाता है? हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, ठीक है। और इसमें किस चीज पे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया? एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान कब से कब आता है? तो दूसरा 5 ईयर प्लान आपका आता है 1955 से लेकर 1961। और दूसरे 5 ईयर प्लान को पीसी महालनोबिस मॉडल या नेहरू मॉडल, महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। और तीसरा 5 ईयर प्लान आपका कब आता है? 1961 से लेकर 1966, ठीक है। 1961 से लेकर 1966। और 5 ईयर प्लान कब से आता है? तो 1980 से लेकर 85, ठीक है। 1980 से लेकर 85, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान कब आता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में शुरू किया जाता है झारखंड, रांची झारखंड से, ठीक है। कहां से? रांची झारखंड से। क्लियर? और कौन स्टार्ट करता है? तो वेंकैया नायडू उस समय रहते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि किस राज्य से शुरू किया गया, तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर झारखंड। इससे एक और याद, मैया सम्मान योजना, इसके तहत क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए किसको? फीमेल। मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना ये अभी झारखंड के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इतना चीज याद रखना है। उड़ीसा से क्या याद रखना है? उड़ीसा से आपको याद रखना है कि सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना,
ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फीमेल को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, फाइनेंशियल सपोर्ट है, फीमेल को ही देना है। और ये सबसे बड़ी योजना है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो उड़ीसा से, यहीं पर आपका प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में, ठीक है। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में मनाया गया। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। और क्या उड़ीसा से याद रख सकते हो? तो और क्या याद रख सकते हो? तो इतना चीज आपको याद रखना है, किससे? उड़ीसा से रिगार्डिंग, ठीक है, क्लियर। बिहार से आप कौन सा योजना याद रख सकते हो? तो बिहार से आप याद रख सकते हो जैसे पिंक बस, पहला ई वोटिंग करने वाला राज्य यही बन गया है, ठीक है। और क्या रख सकते हो? पिंक टॉयलेट, ये फीमेल के लिए, ठीक है, ये सब चीजें। और ये पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने 35% रिजर्वेशन भी दिया है, ठीक है। केरल से आपको क्या याद रखना है? तो केरल से आपको याद रखना है एन प्राउड। क्या रखना है? एन प्राउड क्या है? तो एन प्राउड है कि जो वेस्ट है, किसका? मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट को मैनेज करना, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो इससे? दूसरा कवच। कवच सिस्टम क्या है? तो कवच सिस्टम है कि अर्ली वेदर सिस्टम है, अर्ली वेदर सिस्टम, और ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट अर्ली वेदर सिस्टम है, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है, क्लियर कोई, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आशीर्वाद योजना कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। तो देखो आपका पेपर 2023 में हुआ है और 2019 का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी आपको अगर 2025 में पेपर देना है तो आपको कम से कम 2020 तक जितने भी प्लान आए सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी योजना है, जितने भी स्कीम आए, तो मैं आपको एक साल का करके करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। इतना चीज क्लियर होगा। तो राइट आंसर इज झारखंड। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किन पड़ोसी देशों में 2020 से 21-22 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे कम रैंक रहा, ठीक है। तो HDI के बारे में पूछ रहा है। तो HDI कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना था? 1965 में, ठीक है, 1965 में। इतना चीज याद रखना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकलता है वो किस किस पे निकलता है? एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन, और एक आपका पर कैपिटा, नेशनल पर कैपिटा। ये तीन चीजों पे निकाला जाता है। कौन? HDI निकालता है, क्लियर। HDI निकाला जाता है देश का। लेकिन आपसे पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी है जिसका रैंक जो है सबसे कम आया था 2021-22 के, ठीक है। तो हमें 21-22 में नहीं जाना, 25 में जाना है, क्योंकि रिसेंट आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि उस समय जो 21-22 में था वो हमारा अफगानिस्तान था, ठीक है। तो 180 रैंक था। लेकिन आज की डेट में क्या रैंक है? तो आज की डेट में बांग्लादेश का क्या रैंक है? 130, और इंडिया का भी यही है। यानी सेम रैंक पे कौन है? बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान का क्या है? 168, क्या है आपका? 168, ठीक है। पाकिस्तान का क्या है? 168, और म्यांमार का क्या है? 144, ठीक है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, म्यांमार, और कौन सा है हमारा? भूटान का रैंक 125, और कौन सा बचा हमारा? नेपाल का रैंक 145, और एक श्रीलंका का रैंक 89। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, ठीक है, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें सबसे अच्छा HDI किसका है? आप कमेंट में बताओ। सबसे अच्छा श्रीलंका का 89 है। फिर आपसे पूछा तो भूटान का, और बांग्लादेश और इंडिया एक ही रैंक पर है। अफगानिस्तान का रैंक है आपका 182,
ठीक है। अफगानिस्तान का रैंक क्या है 182, आज की डेट में पीछे, उस समय पीछे था, उस समय 180 था, अभी पाकिस्तान का 168, म्यांमार का 80, क्लियर। और कौन करता है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई कौन निकालता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 जब आया था तो किस चीज को रिप्लेस किया था, तो कंपटीशन एक्ट आया था बेसिकली ये कि सही तरीके से हमारा जो मार्केट है वो सही तरीके से काम करे, किसी की भी मोनोपोली ना हो, अच्छे तरीके से चले, तो वो था आपका एमआरटीपी यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। और इसका जो ये जो फॉर्मेशन होता है आई थिंक 1969 एग्जैक्ट यही था, ठीक है। और एलईआरएम कब आता है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये कब आता है 1992 में, ठीक है। फेरा कब आता है, फेरा रिप्लेस हो गया है किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। यानी अब फेरा नहीं रह गया, अब क्या हो गया फीमा। फेरा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और फीमा क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो फॉरेन, और ये क्यों रिप्लेस हुआ, एमआरटी, और ये आता है 1973 में, और ये आता है 1999 में, ठीक है। देखो ये जो दोनों आए हैं, ये दोनों एलपीजी के पहले आए हैं, यानी एलपी जो हमने जो मॉडल एडॉप्ट किया था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये उनके दोनों के पहले के हैं। और ये दोनों के पहले के उस समय से काम कर रहे थे कि मतलब किस पे फोकस कर रहे थे, क्लोज्ड इकोनॉमी चल रहा था, उन सब चीज, लिबरलाइज नहीं था। उन दोनों को हटाकर हमने क्या लाया, एमआरटीपी को हटाकर क्या लाया, कंपटीशन एक्ट लेकर आए, और फेरा को हटाकर हमने फीमा लाया, ताकि जो हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चल सके, ठीक है। तो ये मेन चीज था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा एमआरटीपी यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निजीकरण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। निजीकरण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। कौन सा, तो प्राइवेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इम्प्रूव, यह वित्तीय अनुशासन में सुधार करता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है यह आधुनिकीकरण में सहायक होता है, जाहिर सी बात है। अगर प्राइवेटाइजेशन आएगा तो नए नई चीज़ों को हम अडॉप्ट करेंगे, यानी आधुनिकीकरण होगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरण पीएसयू के प्रदर्शन में सुधार करने के में मदद करता है, सही उत्तर है। देखो अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो भी अपनी चीज़ों की इफिशिएंसी, अपनी चीज़ों की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उनका जो कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। तो फिर इसलिए प्राइवेटाइजेशन तीनों हमारा राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, किसके अकॉर्डिंग, प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमोशन एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास खालिस्तान का कार्य है, यानी एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास किसका मतलब इंपॉर्टेंट, ये किसकी फंक्शन, किसका काम बता रहा है, इनमें से किसका काम है, विदेशी बैंक का है, वाणिज्य बैंक का है, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है, या केंद्रीय बैंक का है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक का होगा, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का काम ही होता है क्या करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इन सबको रेगुलेट करना। तो हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। अब आपको बताना है आरबीआई का फॉर्मेशन कब होता है, तो आरबीआई का फॉर्मेशन होता है 1935 में, डेट है 1 अप्रैल। आप बताओ कमेंट में कि आरबीआई के अभी रिसेंट आपके इसके गवर्नर कौन से हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक, क्लियर। और विदेशी बैंक नहीं होगा, इज नॉट वाणिज्य कमर्शियल बैंक होता है आपका, किसके लिए, लोन वोन प्रोवाइड करने के लिए। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ पर होता है, ग्राम यानी जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर ये बैंक होता है, और और इसको हैंडल कौन करता है, तो नाबार्ड प्लस आरबीआई दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कौन सा है जो कि आपका क्या नहीं है,
कौन सा है कि जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी आप बोल सकते हो कि कौन सा पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कौन है जो कि प्राइवेट सेक्टर है, यानी जिसको सिंपल कौन प्राइवेट सेक्टर है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ठीक ठाक लग रहा है। राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम, हाँ ये तो आपका क्या हो गया पीएसयू, यानी गवर्नमेंट ओन कंपनी हो गया, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका गवर्नमेंट ओन कंपनी हो गया। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी आपका क्या हो गया गवर्नमेंट ओन कंपनी। तो बचा कौन सा टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो भारत हैवी इंडस्ट्रीज जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कब बना था? 1975 में। कब बना था? 1975। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनता है? 1973 में। और आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया कब बनता है? ये आपका बनता है 1964 के आसपास, ठीक है। क्लियर, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये तीनों हमारा क्या है, जो ऑप्शन 2, 3, 4 है, ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये हमारा सरकारी बोल सकते हो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। जो टाटा वाला है वो आपका प्राइवेट ओन कंपनी। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है पूछा है, याद रखना। तो टाटा आयरन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और क्लास कैसा लगा कमेंट बताओ, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप उसे कमेंट में जरूर आंसर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बने रहेगी, और अच्छा लगता है क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों में, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।